कभी सोचा है कि 50 साल से ज्यादा के बाद चांद पर वापस जाना कैसा महसूस होगा? नासा का आर्टेमिस 2 मिशन बस इसी सपने को हकीकत में बदलने वाला है। और ये सिर्फ एक उड़ान नहीं है, ये गहरे अंतरिक्ष में मानवता के अगले बड़े सफर का पहला कदम है। जरा सोचिए, 1972 में अपोलो 17 के बाद से कोई भी इंसान पृथ्वी की निचली कक्षा से ज्यादा दूर नहीं गया। किसी ने भी तारों के इतने करीब जाने की हिम्मत नहीं की। आर्टेमिस 2 बस उसी लंबे इंतजार को खत्म कर रहा है। ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, बल्कि इस मिशन पैच में छिपा एक वादा है, खोज के एक बिल्कुल नए दौर का वादा। देखिए, ये सिर्फ चांद पर लौटना भर नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी के फासले को पाटने जैसा है। ये उस रास्ते पर फिर से चलने जैसा है जिसे हमने आधी सदी पहले छोड़ दिया था। और ये हमें याद दिलाता है कि खोज की कोई सीमा नहीं होती। तो आखिर कौन है वो जांबाज खोजकर्ता जो हमें चांद पर वापस ले जा रहे हैं? चलिए उन 4 लोगों से मिलते हैं जो इस ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं। ये रही वो टीम। कमांडर रीड वाइजमैन, जो एक अनुभवी नेवी पायलट हैं। उनके साथ हैं पायलट विक्टर ग्लोवर, जो पहले ही स्पेस में वक्त गुजार चुके हैं। फिर हैं क्रिस्टीना कोच, जिनके नाम एक महिला के तौर पर सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने का रिकॉर्ड है। और इस टीम को पूरा कर रहे हैं कैनेडियन स्पेस एजेंसी के जेरेमी हैंसन। ये सिर्फ एक क्रू नहीं है, ये एक पावर हाउस टीम है। ये क्रू सिर्फ काबिल नहीं है, ये ऐतिहासिक है। विक्टर ग्लोवर चांद का चक्कर लगाने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बनकर इतिहास रचेंगे। क्रिस्टीना कोच पहली महिला के तौर पर नई राहें खोलेंगी और जेरेमी हैंसन ऐसा करने वाले पहले गैर अमेरिकी होंगे। ये मिशन इस बात का एक दमदार प्रतीक है कि ये सफर सिर्फ एक देश का नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का है। तो क्रू तो तैयार है, लेकिन उनका ये 10 दिन का सफर कोई घूमने फिरने की यात्रा नहीं है। असल में ये एक बहुत ही मुश्किल टेस्ट फ्लाइट है। इसका हर एक पल, हर एक कदम ओरायन स्पेसक्राफ्ट और उसके सिस्टम्स को उनकी आखिरी हद तक परखने के लिए डिजाइन किया गया है। यह है इस मिशन का पूरा रोड मैप, और इसमें एक कमाल का सेफ्टी फीचर है जिसे फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी कहते हैं। इसको एक तरह का कॉस्मिक बूमरैंग समझिए। मतलब एक बार लॉन्च होने के बाद अगर इंजन में कोई गड़बड़ी भी हो जाए तो भी पृथ्वी और चांद की ग्रेविटी उन्हें खींचकर अपने आप घर वापस ले आएगी। वाकई ये एक शानदार इंजीनियरिंग है जो सुरक्षा को सबसे ऊपर रखती है। ये 10 दिन का लंबा सफर 5 अहम हिस्सों में बटा है। सब कुछ कैनेडी स्पेस सेंटर से एक जबरदस्त लॉन्च के साथ शुरू होगा। फिर पृथ्वी के करीब रहते हुए वे ऑर्बिट में सिस्टम चेक करेंगे। इसके बाद आएगा सबसे बड़ा कदम, ट्रांसलूनर इंजेक्शन, जो उन्हें चांद की ओर ढकेल देगा। वे चांद के उस हिस्से के पास से गुजरेंगे जो हमें कभी नहीं दिखता। और फिर शुरू होगी 4 दिन की वापसी, जो प्रशांत महासागर में एक जोरदार स्प्लैशडाउन के साथ खत्म होगी। ऐसे सफर के लिए आखिर कितनी ताकत चाहिए होती है? कल्पना कीजिए, स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी एसएलएस रॉकेट लॉन्च के वक्त 88 लाख पाउंड से ज्यादा का थ्रस्ट पैदा करता है। ये करीब करीब 160 बोइंग 447 हवाई जहाज़ों की कुल ताकत के बराबर है। बस यही जबरदस्त बेहिसाब ताकत उन्हें सितारों तक पहुंचाएगी। लॉन्च के बाद पहले 8 मिनट बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं। ये घटनाओं की एक तेज रफ्तार कड़ी है। विशाल सॉलिड रॉकेट बूस्टर अलग होते हैं, कोर स्टेज के इंजन बंद हो जाते हैं और ओरियान को बड़ी सटीकता के साथ पृथ्वी के चारों ओर एक स्थिर ऑर्बिट में डाल दिया जाता है। यहां एक भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक बार ऑर्बिट में पहुंचने के बाद असली काम शुरू होता है। वो अपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चेक करेंगे। वही सिस्टम जो उन्हें जिंदा रखेगा, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी, वो खुद कमान संभालेंगे और ओरायन को मैन्युअली चलाने की प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए वो अपने रॉकेट के इस्तेमाल हो चुके ऊपरी हिस्से को एक टारगेट की तरह इस्तेमाल करेंगे। ये आने वाले मिशनों के लिए एक तरह का अभ्यास है, जहां सटीकता ही सब कुछ होगी। और फिर आता है मिशन का सबसे शानदार पल। सोचिए, चांद के उस शांत अंधेरे हिस्से से 4600 मील दूर से गुजरना। खिड़की से बाहर देखने पर पृथ्वी दिखेगी, एक छोटा नाजुक नीला गोला जो गहरे अंधेरे में तैर रहा है। ये एक ऐसा नज़ारा है जिसे अपोलो के बाद किसी इंसान ने नहीं देखा। एक ऐसा एहसास जो किसी को भी हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन जितना जरूरी बाहर जाना है, उतना ही जरूरी घर वापस आना भी है। और यहीं पर आर्टेमिस 2 को अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। याद रखिए, यह सबसे बढ़कर एक टेस्ट फ्लाइट है और एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर हर इंजीनियर की नज़र टिकी हुई है। दरअसल आर्टेमिस आई की पहली उड़ान के बाद इंजीनियरों को कुछ चिंताजनक बात पता चली।
ओरियन की हीट शील्ड, जो क्रू को वायुमंडल में लौटते वक्त भयानक गर्मी से बचाती है, उसमें कुछ ऐसी खराबी आई जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो इस समस्या को समझना और ठीक करना सिर्फ एक तकनीकी चुनौती नहीं थी, ये क्रू की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी था। तो नासा का हल क्या था? उन्होंने अपनी रणनीति ही बदल दी। पहले का प्लान स्किप री एंट्री का था, जैसे पानी पर पत्थर उछालते हैं, ठीक वैसे ही रफ्तार कम करने के लिए वायुमंडल में घुसकर बाहर निकलना। लेकिन अब वे एक ज्यादा सीधी और तेज री एंट्री करेंगे। ये सुनने में भले ही उल्टा लगे, लेकिन इससे असल में उस तेज गर्मी में लगने वाला समय कम हो जाएगा जिसने पहली बार में समस्या खड़ी की थी। और इस टेस्ट में दांव पर बहुत कुछ लगा है। ओरियन पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 25,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घुसेगा। ये गोली की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा तेज है। ये अब तक की सबसे तेज री एंट्री होगी, और इतनी स्पीड पर हीट शील्ड का बिल्कुल परफेक्ट काम करना जरूरी है। तो कुल मिलाकर यह मिशन चांद के चारों ओर एक चक्कर लगाने से कहीं ज्यादा है। यह भविष्य की ओर जाने वाली एक सीढ़ी का पहला पायदान है। ये हमें चांद पर स्थायी बस्तियों और फिर मंगल ग्रह तक पहुंचने के बड़े सपने के और करीब ले जाता है। असल मकसद सिर्फ झंडे गाड़ना नहीं है। नासा के ही शब्दों में आर्टेमिस प्रोग्राम चांद पर एक स्थायी ठिकाना बनाएगा, जो मंगल ग्रह पर इंसानी मिशन की तैयारी के लिए एक अहम पड़ाव की तरह काम करेगा। ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक ठोस योजना है जिसकी शुरुआत इसी मिशन से हो रही है। तो जब हम इस अविश्वसनीय मिशन का इंतजार कर रहे हैं, हम असल में एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं। आर्टेमिस 2 हमें दिखाएगा कि ये मुमकिन है। आर्टेमिस 3 हमें फिर से चांद की सतह पर उतारेगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। असली सवाल ये है, एक बार जब हम चांद पर वापस पहुंच जाएंगे, तो वहां से आगे कहां जाएंगे? हमारे सौर सर्वमंडल और उससे भी आगे इंसानियत का भविष्य क्या है? इस मिशन के साथ इन सवालों के जवाब हमारी पहुंच में पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं।